सो हाय गाइस, मैं हूँ दीपांशिका मजूमदार और आज मैं बोलने जा रही हूँ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का थर्ड पार्ट है ये, ठीक है? तो पिछले बार हमने जो पढ़ा था वो था एडवांटेजेस। मैं स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मैंने जो स्लाइड पढ़ाया था, हाँ, मैंने ये वाला स्लाइड पढ़ाया था। ऑर्गेनिक मैन्योर का जो एडवांटेजेस है उसके बारे में मैंने पढ़ाया था, ठीक है? अभी मैं इसके बाद से मैथ स्टार्ट करूँगी, ठीक है? तो फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, क्या पढ़ेंगे हम? ओके, अबाउट द प्रोसेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है, ठीक है? इरिगेशन में क्या-क्या चीज़ें लगती है, क्या-क्या होता है, उसके बारे में हम सब कुछ पढ़ेंगे। सो व्हाट इज़ इरिगेशन? इरिगेशन होता क्या है? द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट डिफरेंट इंटरवल्स इज़ कॉल्ड इरिगेशन। तो वाटर का जो सप्लाई है क्रॉप्स को जो जाता है वाटर, वो जो डिफरेंट इंटरवल्स उसका लगता है वो है मतलब इंटरवल्स में जो पानी जाता है, सप्लाई जो होता है उसको बोलते हैं हम इरिगेशन। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। अभी जो इरिगेशन है उसका टाइम और फ्रीक्वेंसी क्रॉप अगर अलग होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी भी अलग होगा, ऐसे समझ लीजिए। सॉइल टू सॉइल भी होता है एंड सीज़न टू सीज़न भी होता है। सीज़न से तो इसका जो मतलब काफ़ी ज़्यादा है कि सीज़न टू सीज़न वैरी करता है, सॉइल टू सॉइल वैरी करता है, क्रॉप टू क्रॉप वैरी करता है। इन समर द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाटरिंग इज़ हायर। तो जो समर है, समर में वाटर फ्रीक्वेंसी जो है वो हायर हो जाता है क्योंकि ट्रांसपिरेशन होता है ज़्यादा, इसलिए वाटर फ्रीक्वेंसी हायर हो जाता है, ठीक है? ओके, सोर्सेस ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन का सोर्सेस क्या है? द सोर्सेस ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स एंड कैनल्स, ठीक है? ओके, अभी हम चलेंगे अम, अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन, ठीक है? ट्रेडिशनल मेथड क्या होता है? मतलब ट्रेडिशन से जो चला आ रहा है वैसे टाइप के इरिगेशन के मेथड, ठीक है? ओके, तो the water available in wells, lakes and canals is lifted up by different methods in different regions. अभी जो वाटर जो अवेलेबल है लेक्स और कनाल्स में, ये जो मतलब डिफरेंट मेथड से डिफरेंट रीजन में ये सब होता है, ठीक है? जो वाटर जो है वो उठाया जाता है डिफरेंट मेथड से फॉर टेकिंग इट टू द फील्ड्स, फील्ड्स तक जाने के लिए। कैटल और ह्यूमन लेबर इज यूज्ड इन दीज मेथड्स। तो कैटल और ह्यूमन लेबर जो है वो इन मेथड्स के लिए यूज होता है। सो दीज मेथड्स आर चीपर। तो वो जो मेथड्स है वो काफी ज्यादा चीपर होता है, ठीक है? बट लेस एफिशिएंट द वेरियस ट्रेडिशनल वेज आर। बट चीपर तो होते हैं पर लेस एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट ज़्यादा नहीं होते। तो ट्रेडिशनल वेज़ इसमें 4 हैं, हम पढ़ेंगे एक-एक करके हम, ठीक है? फर्स्ट होता है मोआट, यानी पुली सिस्टम के थ्रू जो होता है। और एक है चेन पंप, ठीक है? और एक है ढेकली और एक है राहत यानी लीवर सिस्टम, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, उनका पिक्चर्स हम अभी देखेंगे, ठीक है? ओके, ये रहा मोआट, मैंने जो बोला था पुली सिस्टम जो है, ये है चेन पंप। और नेक्स्ट स्लाइड में ढेकली है, ये रहा ढेकली। ये सब आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ये सब डायग्राम आपको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा क्योंकि ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। और ये है राहत, ठीक है? अभी हम चलते हैं मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में। ओके, तो मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब अभी जो नया टेक्नोलॉजी है उससे क्या-क्या मतलब कितना इरिगेशन हो सकता है, ठीक है? अभी हम उसके बारे में और अच्छे से जान लेंगे। तो मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। तो जो मॉडर्न मेथड है इरिगेशन का वो हमें हेल्प करता है कि हम वाटर को इकोनॉमिकली यूज़ करें, हम अच्छे से उसको कंज़र्व करें, हमेशा हम उसका अच्छे से ध्यान रखें। जैसे कि आगे जो होता था उसमें हम अनलिमिटेड पानी यूज़ करते। मतलब जितना वेस्ट होता उतना मतलब ज़्यादा ले भी नहीं पाता था, मतलब बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता था पानी। पर जो मॉडर्न मेथड है, जो नई टेक्नोलॉजी है, उससे इरिगेशन का क्या हुआ कि वाटर जो है उसमें लग रहा है इरिगेशन में वो इकोनॉमिकली यूज़ होने लगा। द मेन मेथड्स यूज्ड आर एज़ फॉलोज़। तो इसमें जो मेन मेथड है वो है
स्प्रिंकलर सिस्टम, इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे अभी। दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल। अभी जो स्प्रिंकलर सिस्टम है ये अनइवन लैंड में ज्यादा यूजफुल होता है, और सफिशिएंट वाटर जहाँ पर अवेलेबल नहीं है वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है स्प्रिंकलर सिस्टम, ठीक है? द परपेंडिकुलर पाइप्स, जो ऊपर की तरफ जो 90 डिग्री में खड़े हुए हैं परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स ऑन टॉप, उसके ऊपर जो नोजल्स रहते हैं, नल टाइप के रहते हैं, वो क्या करते हैं, वो रोटेटिंग रहते हैं, ठीक है? वो 360 डिग्री घूमता है। आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन एट इर्रेगुलर इंटरवल। वो जो है मेन पाइप से कनेक्टेड रहता है, जो नोजल्स होते हैं उससे इंटरवल्स में पानी निकलता है, ठीक है? व्हेन वाटर इज अलाउड टू फ्लो थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर व्हेन द विद द हेल्प ऑफ पंप इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल। अभी जब भी फ्लो मेन पाइप से जब भी फ्लो करने में अलाउ करते हैं, जब हम ना मेन नल खोलते हैं, तब उसमें से क्या होता है, प्रेशर से पंप से पानी निकलता है। तो वो जो रोटेटिंग नोजल्स है उसमें से भी पानी निकलने लगता है प्रेशर के थ्रू, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे ड्रिप सिस्टम। तो ड्रिप सिस्टम, in this system the water falls drop by drop just at the position of the roots। अभी ये जो है, ये जो सिस्टम है इसमें क्या है कि ड्रॉप बाय ड्रॉप एकदम जो रूट्स है उधर ही जाके पानी लगेगा, एकदम ड्रॉप बाय ड्रॉप, ताकि बहुत ही कम यूज में बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो जाए, जो प्लांट है बहुत ही ज्यादा फ्रेश हो जाए, बहुत ही अच्छा हो जाए, उसमें ग्रीनरी आ जाए, ठीक है? इट इज़ द बेस्ट टेक्निक फॉर वाटरिंग फ्रूट प्लांट्स। ये सबसे अच्छा तरीका है फ्रूट प्लांट को पानी देने का। गार्डन एंड ट्रीज, गार्डन को भी पानी देते हैं, फिर ट्रीज को भी पानी देते हैं, ठीक है? द सिस्टम प्रोवाइड्स वाटर टू प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप। ये जो सिस्टम है ये वाटर को प्लांट ड्रॉप बाय ड्रॉप देता है, ठीक है? वाटर इज नॉट अवेलेबल एट ऑल, सॉरी, वाटर इज नॉट वेस्टेड एट ऑल। तो वाटर जो है वो वेस्ट नहीं होता है। इट इज अ बोन इन रीजन्स वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। ये जो है ये बहुत अच्छा, मतलब जिसे हम कहते हैं कि मतलब एक वरदान है जिसे हम कहते हैं। तो वो जो है वाटर, मतलब जहाँ पर पुअर वाटर है वहाँ उधर के लिए एक वरदान है ये सिस्टम, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में चलेंगे और अच्छे से जानेंगे। इसका पिक्चर अच्छे से देख लीजिए। ये ड्रिप सिस्टम का पिक्चर है, देख सकते हैं इधर वेल से नल आ रहा है, उधर से मतलब उधर से आ रहा है, फिर एक-एक रूट्स में दिया हुआ है सारा, एक-एक नल उधर से ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलता है। ने आगे के स्लाइड का भी मैं दिखा देती हूँ अच्छे से। ये रहा स्प्रिंकल सिस्टम, इसमें से एक पाइप है और ऊपर से उसमें देखिए आप ऊपर में परपेंडिकुलर पाइप्स भी है जिसमें नोजल्स है, और उसमें से जिससे हम बोल सकते हैं एक फुव्वारे की तरह पानी निकल रहा है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मैंने जो आपको बताया था, मतलब वीड्स आपने पढ़ा ही होगा, आपने काफ़ी आगे से पढ़ा है। वीड्स मतलब जो होता है अनवांटेड, अनवांटेड अनडिज़ायरेबल प्लांट्स जो होते हैं, जो कि प्लांट्स के आजू-बाजू से निकलते हैं, मतलब जो मेन प्लांट होता है उसके आजू-बाजू से निकलते हैं, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है? अभी इसको हम और अच्छे से पढ़ेंगे, इसका डेफिनेशन देख लीजिएगा। ओके, व्हाट आर वीड्स? वीड्स होता क्या है? In a field, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop। तो जो फील्ड है उसमें अनडिजायरेबल प्लांट्स ग्रो हो सकते हैं नेचुरली क्रॉप्स के आसपास में, ठीक है? दीज अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। वीड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब लेते रहते हैं, न्यूट्रिएंट्स लेते रहते हैं, उनको कोई जरूरत तो है नहीं, हमें तो मेन प्लांट से जरूरत है ना। पर वो क्या करते हैं, वीड्स जो होते हैं अपने लिए न्यूट्रिएंट्स अपने बाजू वाले प्लांट से लेते रहते हैं, जिससे कि जो बाजू वाला जो मेन क्रॉप है वो काफी ज्यादा वीक होने लगता है, ठीक है? अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि इससे छुटकारा कैसे पाना है। तो इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ वीडिंग? अ रिमूवल ऑफ वीड इज़ कॉल्ड वीडिंग। जो वीड्स का रिमूवल है, उसे हम वीडिंग कहते हैं।
weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrient, space and light. अभी weeding इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपको आगे ही बोला कि वीडिंग जो है वो इसलिए नेसेसरी है क्योंकि वीड्स जो होते हैं वो ना क्रॉप प्लांट से compete करने लगते हैं, वो कंपटीशन में लग जाते हैं कि वाटर कितना चाहिए मुझे, वाटर बहुत ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, तो वो जो मेन प्लांट है वो खींचता रहता है। जो मेन प्लांट से है वो वीड्स खींचते रहते हैं, ठीक है? तो वीड्स की इधर कोई भूमिका ही नहीं है हमारे स्टोरी में, जिसे हम बोलते हैं जो हमारा स्टोरी है उसमें वीड्स का कोई ज़रूरत ही नहीं है, अनडिज़ायरेबल है। तो इसलिए वीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। दे अफेक्ट द ग्रोथ और ऑफ द क्रॉप। ये क्या करते हैं क्रॉप का जो ग्रोथ है उससे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animal and human beings। अभी इसमें जो वीड्स आते हैं वो ना काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं हार्वेस्टिंग के टाइम, जैसे कि जो प्लांट होते हैं वो पॉइज़नस हो सकते हैं एनिमल या ह्यूमन बीइंग के लिए। अभी जो हम जो खा रहे हैं वही तो हार्वेस्ट होगा ना, तो वो जो हार्वेस्टिंग में जो वीड्स आ जाते हैं वो पॉइज़नस हो सकता है। इसलिए वीडिंग बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। The best time for removal of weed is before they produce flower and seeds। अभी सबसे अच्छा वीडिंग का समय है कि जब फ्लावर और सीड्स प्रोड्यूस होने लगते हैं, ठीक है? मतलब होने लगते नहीं है, मतलब उसके आगे एकदम जस्ट बिफोर हमें वीडिंग करनी चाहिए, ठीक है? अब इसके बाद में हम जाएँगे। ओके, weeds are controlled by using certain chemical called weedicides। ये जो वीड्स है इसको रोकने के लिए एक केमिकल है जो है वीडीसाइड्स, लाइक 2,4-D, ठीक है? ये कुछ नाम है केमिकल्स के। दीज आर स्प्रेड इन द फील्ड्स टू किल द वीड्स। ये जो है ये फील्ड्स में डाला जाता है, ये स्प्रे किया जाता है वीडीसाइड वीड्स को मारने के लिए। दे डू नॉट डैमेज द क्रॉप्स, क्रॉप्स को कोई डैमेज नहीं पहुंचाता है ये जो केमिकल है। द weedicides are diluted with water to extent required and sprayed in the field with sprayer। ये जो weedicide है ये वाटर के साथ डाइल्यूट हो जाता है और मतलब एक्सटेंट रिक्वायर जितना हमें चाहिए उतना ही हम weedicides डालते हैं वाटर में, फिर उसको क्या करते हैं स्प्रेयर से पूरे फील्ड में स्प्रे कर देते हैं, ठीक है? ओके, हम नेक्स्ट में जाते हैं। अबाउट द प्रोसेस ऑफ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग का क्या प्रोसेस है? हम अभी अच्छे से जान लेंगे हार्वेस्टिंग में, ये मतलब हम धीरे-धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हार्वेस्टिंग मतलब कटाई होना, उसको हम अच्छे से डेफिनेशन में जानेंगे, ठीक है? ओके, व्हाट इज़ हार्वेस्टिंग? हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। जो इम्पोर्टेंट क्रॉप हार्वेस्टिंग जो होता है क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टास्क होता है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज़ मैच्योर इज़ कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जब क्रॉप मैच्योर हो जाता है पूरी तरह, उसको जब हम काटते हैं उसको बोलते हैं हार्वेस्टिंग। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट टू कट क्लोज टू द ग्राउंड। तो जो हार्वेस्टिंग है वो क्या मतलब, तो ये जो हार्वेस्टिंग है इसमें क्या करते हैं क्रॉप्स या तो खींचे जाते हैं पूरे उखाड़े जाते हैं या फिर ग्राउंड के क्लोज से काटे जाते हैं। इट यूजुअली टेक्स 2 to 4 months फॉर सीरियल क्रॉप टू मैच्योर। अभी जो क्रॉप जो मैच्योर होगा उसके लिए 3 to 4 months लगते हैं। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज आइदर डन मैनुअली बाय सिकल और बाय अ मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर। अभी ये जो हार्वेस्टिंग है ये हमारे कंट्री में या तो सिकल से होता है, इधर आप पिक्चर देख सकते हैं ये रहा सिकल, और या तो मशीन कॉल्ड हार्वेस्टर, हार्वेस्टर नाम का एक मशीन है उससे भी किया जाता है। ये हम हार्वेस्टिंग में हम अलग-अलग और भी मेथड्स पढ़ेंगे। अभी नेक्स्ट है इसमें थ्रेशिंग, तो उसके बारे में हम अच्छे से जान लेते हैं। ओके, व्हाट इज थ्रेशिंग? इन द हार्वेस्टेड क्रॉप the grain seeds need to be separated from chaff।
तो जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसमें से जो ग्रीन सीड्स हैं, जो सीड्स होते हैं, वो हमें क्या करना पड़ता है, उसको हमें अलग करना पड़ता है, ठीक है? दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। तो वो ये जो प्रोसेस है इसको हम थ्रेशिंग कहते हैं। दिस इज़ कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ मशीन कॉल्ड कंबाइन। अभी यही जो थ्रेशिंग है इसको एक मशीन के द्वारा किया जाता है, उसका नाम है कंबाइन। which is in fact a combined harvester and thresher। ये in fact एक हार्वेस्टर भी है और एक थ्रेशर भी है। तो इतना अच्छा अभी टेक्नोलॉजी बन गया है, आप सोचिए इसमें ये कंबाइन में दोनों कंबाइंड है, हार्वेस्टर भी है, थ्रेशर भी है, तो इसीलिए इसका नाम कंबाइन है, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं। व्हाट इज विनोइंग, ये अलग सा प्रोसेस है, ठीक है? द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। अभी यही जो आपने ये 6 में पढ़ा होगा, ये आपने पढ़ा है 6 में कि ये आप जो डायग्राम भी है ये भी आपके 6 के बुक से ही है। जो लाइटर पार्टिकल्स है, इधर आप देख सकते हैं जो विंड के थ्रू जा रहा है, वो है लाइटर पार्टिकल्स और जो नीचे गिर रहा है वो है हेवियर पार्टिकल्स। ये यानी ये जो है मतलब इधर से जो हवा से निकल रहा है वो जो लाइटर पार्टिकल्स है, ये अनवांटेड पार्टिकल्स है जो होना नहीं चाहिए था, पर है। और ये जो हेवियर पार्टिकल्स है ये है ग्रेन, मतलब एकदम शुद्ध ग्रेन जो निकल रहा है वही। ये एयर के थ्रू से होता है, इसलिए इसको विनोइंग कहा जाता है, ठीक है? हम नेक्स्ट में अभी जाते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस है स्टोरिंग क्रॉप्स आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो क्रॉप्स हमारा हार्वेस्टिंग हो गया, हमारी कटाई हो गई, तो अभी हम उधर स्टोर कैसे करेंगे? हम तो एग्ज़ैक्टली हम उधर से नहीं जा सकते हैं ना, हम एकदम हार्वेस्ट हो गया, हमने भेज दिया सबके घर में, ऐसा तो नहीं हो सकता स्टोर, तो एक कई जगह करना है ना, हमें तो अ पूरे साल के लिए स्टोर करना है, तो अभी हम इसी को पढ़ेंगे। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो प्रोडक्ट है, जो प्रोड्यूस हुआ है, उसका स्टोर होना बहुत ही ज़रूरी एक टास्क है। इफ द क्रॉप ग्रेन्स आर टू बी if the crop grains are to be kept for a long time, they should be safe from moisture, insects, rats and microorganism। अगर जो क्रॉप ग्रेन्स है वो अगर हम लॉन्गर टाइम के लिए रखना चाहते हैं, वो सेफ होना चाहिए, मॉइस्चर से सेफ होना चाहिए, इंसेक्ट से सेफ होना चाहिए, रैट से सेफ होना चाहिए और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से सेफ होना चाहिए। तो द फ्रेश क्रॉप हैज़ मोर मॉइस्चर। अभी जो फ्रेश क्रॉप होता है उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ये ध्यान रखिएगा। इफ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर हार्वेस्टेड ग्रेन विदाउट ड्राइंग होगा, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि मॉइस्चर होता है काफ़ी ज़्यादा, वो अगर कोई भी अगर ड्राइंग के बिना ही हुआ, दे मेट दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स। तो फिर मानो सत्यानाश हो गया आपके ग्रेन का, वो या तो स्पॉइल कर जाएगा या फिर ऑर्गेनिज्म से स्पॉइल हो जाएगा, लूजिंग देयर जर्मिनेशन कैपेसिटी, उसका जो जर्मिनेशन कैपेसिटी है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपर्ली ड्राइड। तो इसके लिए स्टोरिंग के आगे ग्रेन को क्या करते हैं, प्रॉपर्ली ड्राई करते हैं इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम। तो सन के नीचे रखा जाता है, ड्राई किया जाता है ताकि उनके अंदर जो मॉइस्चर है वो कम किया जा सके। दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट्स। ये क्या करता है, इंसेक्ट्स पेस्ट से इंसेक्ट्स पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, इनसे क्या करता है कि अटैक से इनके अटैक से प्रिवेंट करता है। जब मतलब जो ड्राई हो रहा है उससे ड्राई करने से प्रिवेंट होता है इन चीज़ों से। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटालिक बीन्स। तो ये मतलब जो फार्मर्स हैं वो क्या करते हैं कि ग्रेन या तो जूट बैग में करते हैं या तो मेटालिक बिन्स में करते हैं। हाउएवर large scale storage of grain is done in silos and granaries। लेकिन जो लार्ज स्केल स्टोरेज है, बहुत ज्यादा अगर फला आपके, तो वो क्या करते हैं कि सिलोज या ग्रैनरीज में स्टोर हो जाता है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेस्ट लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट। तो ये जो सिलोज एंड ग्रैनरीज में रखते हैं क्योंकि पेस्ट पेस्ट मतलब जो कि क्रॉप को हार्म करते हैं, जैसे कि रैट्स और इंसेक्ट से बचाने के लिए।
ठीक है? अभी इसका हम कुछ टेक्निक्स जान लेंगे मतलब घरेलू टेक्निक्स जिसे बोलते हैं, वो हम कुछ जान लेंगे, ठीक है? ओके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। ये आपने देखा होगा आपकी आपकी मम्मी शायद करती होगी कि फूड ग्रेन्स में हम ड्राइड नीम लीव्स डालते हैं कि ताकि उनमें से पेस्ट्स दूर रहे। For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemical treatments are required to protect them from pests and microorganisms. अभी देखिए अगर आपका छोटा-सा गोडाउन है या फिर मतलब छोटा नहीं बड़ा-सा गोडाउन है, उसमें लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन है तो कुछ केमिकल ट्रीटमेंट्स लगती हैं पेस्ट से प्रोटेक्ट होने के लिए या फिर ये ध्यान रखिएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उनको हार्म कर सकते हैं, ठीक है? अभी इसका हम कुछ पिक्चर देख लेंगे। सिलोस और ग्रैनरीज ये रहा सिलोस कंटेनर टाइप है आप देख सकते हैं इसमें 4 है, ठीक है? ये इसमें काफ़ी ज़्यादा ग्रेन्स मतलब ग्रेन स्टोर होते हैं और ये रहा ग्रैनरीज ये मतलब एक बोल सकते हैं कि गोडाउन ही है उसमें जूट का बैग से इधर पूरा भरा हुआ है, बहुत बड़ा होता है पर ग्रैनरीज बहुत बड़ा होता है, ठीक है? वो एक टाइप का गोडाउन ही है, पर हमारे घर में जो गोडाउन होता है वो नहीं, मतलब घर में नहीं मतलब जो बिज़नेसमैन के पास जितना होता है वो वैसा नहीं, और भी ज़्यादा बड़ा, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रैनरीज़ होता है अम, जिसमें कि ग्रेन्स रखा जाता है, ठीक है? इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के बारे में। व्हाट इज़ एनिमल हस्बेंड्री? तो एनिमल हस्बेंड्री होता क्या है? एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू प्रोवाइड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। अभी जो एनिमल हम जो पाल रहे हैं होम या फिर फार्म में, उनको ना प्रोवाइड मतलब प्रॉपर फूड, शेल्टर और केयर इन तीनों चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है उन एनिमल्स को। व्हेन दिस इज़ डन ऑन अ लार्ज स्केल जब ये लार्ज स्केल में डन होता है तो इसको कहते हैं इट इज़ कॉल्ड अ एनिमल हस्बेंड्री। इसको कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। जैसे इधर आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक साथ देखिए कितने सारे गाय इधर खड़े हैं, एक साथ उनको खिलाना हो रहा है, देखिए। इसी को बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है? तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है बट इसके आगे भी एक बहुत अच्छा चीज़ है कि मैंने इसमें फन फैक्ट्स भी डाला है जो आपके बुक में छोटी-छोटी फ फैक्ट्स हैं, उसको मैंने फन फैक्ट्स में डाला है। अभी आप इसको एन्जॉय कीजिए, देखिए मैं आपको समझाती हूँ। ओके, हार्वेस्ट फेस्टिवल इसमें एक दिया था। आफ्टर 3 और 4 मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क देयर कम्स द डे ऑफ द हार्वेस्ट। अभी जब हार्वेस्ट होता है वो 3 और 4 मंथ्स की कड़ी मेहनत के बाद हार्वेस्ट का दिन आता है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप। तो इतना अच्छा साइट होता है, ऐसा लगता है एकदम गोल्डन फील्ड है, स्टैंडिंग क्रॉप्स एकदम स्टैंड किए हुए हैं, लैडन विद ग्रेन्स, एकदम ग्रेन से भरा हुआ, फिल्स द हार्ट्स ऑफ फार्मर्स विद जॉय एंड सेंस ऑफ वेल बीइंग। अभी ये जो होता है ये फार्मर्स को इतना अच्छा लगता है, इतना ज़्यादा उनको खुशी होती है, इन इतना ज़्यादा उनका सेंस अच्छा रहता है, मतलब इतना अच्छा उनका तब मन रहता है मतलब जैसे हम बोल ही नहीं सकते, हम भाषा से बोल ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की है, उसके बाद अच्छा गोल्डन क्रॉप्स आया, ठीक है? द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीज़न्स हैव बोर्न फ्रूट एंड इट्स टाइम टू रिलैक्स एंड एन्जॉय अ लिटिल। तो ये जो फार्मर्स है, ये अभी बोल रहे हैं कि भाई हमने तो बहुत ज़्यादा मेहनत किया, अभी थोड़ा लग रहा है कि हाँ, हम बैठेंगे, अभी थोड़ा एन्जॉय करेंगे, ठीक है? The period of harvest is thus of great joy and happiness in all parts of India. अभी जब हार्वेस्ट होता है ये बहुत ही ज़्यादा इसमें हैप्पीनेस होता है, जॉय होता है। ये काफ़ी सारे आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा क्लास 5 में। ये आपने पढ़ा होगा कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट फेस्टिवल्स को हम बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में हम और कुछ बोलते हैं, फिर केरला में केरला में हम बोलते हैं पोंगल बोलते हैं। फिर हमारे इसमें वेस्ट बंगाल में हम बोलते हैं पोष पार्बण, ठीक है? इसी तरह होता है, ये बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल होता है हमारे जो वेस्ट बंगाल में है, मैं वेस्ट बंगाल की हूँ तो मुझे पता है कि वेस्ट बंगाल में जो होता है, नए चावल का पीठा बनता है, ठीक है? तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है कि
मेन एंड वुमेन सेलिब्रेट इट विथ ग्रेट एंथुसियाज्म। ये काफ़ी ज़्यादा एंथुसियास्टिक होता है, ये जो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है? स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीजन आर पोंगल, वैशाखी, होली, दिवाली, नवान्य एंड बिहू। ये कुछ नाम है सीजन्स के, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट फन फैक्ट में जाते हैं। Seeds of a few plants such as paddy are first grown in a nursery. तो ये जो सीड्स जो होते हैं कुछ फ्यू प्लांट्स के पैडी हो गया जैसे एक नर्सरी में फर्स्ट में ग्रोन होता है। व्हेन दे ग्रो इनटू प्लांटलेट्स, जब वो छोटे-छोटे प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं, दे आर ट्रांसप्लांटेड इन द फील्ड मैन्युअली, तभी उनको फील्ड में मैन्युअली ट्रांसप्लांट किया जाता है। Some forest plants and flowering plants are also grown in nursery, ठीक है? अभी ये जो प्रोसेस है ना इसको हम बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। इधर लिखा नहीं है बट मैंने एक्स्ट्रा से बोला, इसको बोलते हैं हम ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है? अभी हम नेक्स्ट में जाते हैं। टिल 10,000 बीसी पीपल वर नोमैडिक। आपको पता ही होगा 10,000 बीसी में पीपल नोमैडिक थे, इधर से उधर घूमते रहते थे। दे वर वॉन्डरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। वो इधर से उधर फूड और शेल्टर के लिए घूमते रहते थे। दे ate raw fruits and vegetables and started hunting for animals for food. वो क्या करने लगे, रॉ फ्रूट्स खाने लगे, वेजिटेबल्स खाने लगे और एनिमल्स का हंट करने लगे फूड के लिए। लेटर दे कुड कल्टीवेट लैंड एंड प्रोड्यूस राइस। तब लेटर में मतलब बाद में वो राइस प्रोड्यूस करने लगे, लैंड कल्टीवेट करने लगे। वो वीट भी ग्रो करते थे एंड अदर फूड क्रॉप्स और अदर अदर फ्रूट क्रॉप्स भी वो ग्रो करते थे। थस वाज़ बोर्न एग्रीकल्चर। ऐसे ही एग्रीकल्चर बॉर्न हुआ था, ठीक है? तो इधर ही हमारा फन फैक्ट्स खत्म होता है। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन होगा, डोंट हेजिटेट टू आस्क एनी क्वेश्चन, ठीक है? कोई हेजिटेशन नहीं है, आप आस्क कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप आस्क कीजिए, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपका आपको आंसर देने की, ठीक है? थैंक यू।